विवेक बंटी साहू को जो बीजेपी ने टिकट दिया है, सबसे पहले कैसे देखते हैं ऐसे? इतनी तैयारी बीजेपी ने की, फिर एक आश्चर्य का विषय जरूर यहाँ पे होता है कि आप इतनी तैयारी करें तो कोई बड़ा चेहरा क्यों नहीं उतार रहे? कमलनाथ के रहते हुए इन लोगों का चले जाना, टूटना या बीजेपी द्वारा तोड़ लेना, इसे कैसे देखते हैं? कि लोग यदि जा नहीं छिटक रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वहां पर हाजिरी तो बजी रही है। जिस तरीके से कमलनाथ नकुलनाथ का भारतीय जनता पार्टी में जाने की सुगबुगाहट छिड़ी, क्या निकल कर आता था इसमें? क्या ये सब कुछ हवा हवाई था कि कुछ कहीं कुछ चल रहा था? सरफेस पर कोई खबर आती है, संभावना जताई जाती है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होता है। जल्दबाजी कर गए, ऐसा भी कुछ देखा गया, माना गया, और आज उसका नुकसान आप होने जा रहा है। तो क्या आप उस पर क्या प्रतिक्रिया है जो ये बोले? यदि सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं, दीपक सक्सेना कह रहे हैं कि साहब जहां जाएंगे हम वहां जाएंगे, अपमान हुआ है उनका अपनी पार्टी में, तो निश्चित तौर पर अंदर कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कल हो जाने की संभावना है। चुनाव आयोग ने पत्रकार वार्ता बुला ली है। कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ निकल कर आता है कि कल लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग कर देगा। देश भर में चुनावों का रण सज चुका है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्ष कांग्रेस ने भी बिसात बिछा ली है। बीजेपी अपने सभी 29 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है, जबकि कांग्रेस ने अभी 10 प्रत्याशियों की घोषणा की है। एक सीट समझौते के तहत खजुराहो समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी गई है और अभी कांग्रेस को 18 सीटों की घोषणा और करना है। मध्य प्रदेश में यूं तो सभी 29 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निगाह यदि किसी सीट पर जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं उनकी टिकी है तो वो है छिंदवाड़ा, साथ साथ गुना। दो ऐसी मध्य प्रदेश की सीटें हैं जिस पर सबसे ज्यादा नजरें राजनीति में रुचि रखने वालों की हैं, और क्या करवट ऊंट की होगी ये तो चुनावों के नतीजों के आने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन अभी छिंदवाड़ा को लेकर जिस तरीके की चर्चा है, सुगबुगाहट है और विश्लेषण हो रहे हैं, कांग्रेस ने उस सीट पर नकुलनाथ, जो 2019 में एकमात्र सीट मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जीतने में सफल हुए थे, उन्हें पुनः टिकट दे दिया। और इस टिकट के पहले जो कुछ हुआ था वो देश ने देखा था कि किस तरीके से निकल कर आया था कि नकुलनाथ कमलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं। बाद में वो सब चीजें उस पर कुहासा छटा और खुद नकुलनाथ ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, अब तो टिकट भी मिल चुका है, स्थिति साफ है। और उस सीट के लिए बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उस विवेक बंटी साहू को नकुलनाथ के सामने बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जो 2 चुनाव कमलनाथ से हारे हैं। 2018 में विवेक साहू उपचुनाव में इस सीट को हारे थे और उसके बाद 2023 में कमलनाथ ने उन्हें शिकस्त दी। वही विवेक बंटी साहू फिर उम्मीदवार हैं लोकसभा के लिए। और हम इस सीट पर जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई है, अब जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दिया, चूंकि बीजेपी ने 29-0 का लक्ष्य रखा है और 29-0 के लक्ष्य में छिंदवाड़ा उसके जो राडार पर सबसे महत्वपूर्ण सीट है, लेकिन जो प्रत्याशी दिया गया है उसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, कयास हैं, अटकलें हैं कि क्या वो वहां विजय प्राप्त कर पाएगा। चुनाव में कुछ भी संभव है। अगर हमने वो जो बात की अपने ओपनिंग रिमार्क में कि गुना भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है और वहां जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2019 में उन्हीं के अपने एक सहयोगी जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, जिस तरीके से शिकस्त दी थी, तो उसने देश को देखा था, तो कुछ भी संभव। लेकिन अभी जो बंटी साहू है वो कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जो वहां बीजेपी की सफलता का जो एक उन्होंने लक्ष्य रखा उसमें सफल हो पाएंगे। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हम चल रहे हैं। एक हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और मैं आपको खास मेहमान के पास लिए चलता हूं, श्री प्रभु पटेरिया जी। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आगे बढ़ने के पहले पटेरिया जी का 4 PM के दर्शकों को परिचय देते हैं। प्रभु पटेरिया जी को करीब 3 दशकों का वक्त हो गया है। वे हर क्षेत्र में पारंगत हैं, सभी क्षेत्र की रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन उनका खास अनुभव भारतीय जनता पार्टी को कवर करने का रहा है। लंबे वक्त तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कवर किया और आज भी बीजेपी को वो कवर करते हैं। प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत के साथ मैं शुरुआत करूंगा।
छिंदवाड़ा में जिस तरीके का दृश्य बना है, जो प्रत्याशी वहां हैं, खासकर कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ के सामने बंटी साहू, विवेक बंटी साहू को जो बीजेपी ने टिकट दिया है, सबसे पहले कैसे देखते हैं इसे? कितना इसमें जो वो सीट एक ऐसी है जिसको बीजेपी ने लक्ष्य रखा है कि इसे हमें जीतना ही है, तो पहली आपकी प्रतिक्रिया उम्मीदवार को लेकर? संजय जी, देखिए, छिंदवाड़ा वो सीट है जो बीजेपी के लिए चुनौती मध्य प्रदेश में रही है। अमित शाह ने इस सीट को अपने टास्क पर लिया था। हम यदि थोड़ा पीछे देखते हैं विधानसभा चुनाव के पहले, तो उन्हें लोकसभा प्रभारी बनाया था गिरिराज सिंह को, जो केंद्रीय मंत्री हैं, लोकसभा प्रभारी छिंदवाड़ा का, वो भी पिछले साल सितंबर महीने में। गिरिराज सिंह ने लगातार 5-6 वहां पे दौरे किए, उनके साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को लगाया था। कविता पाटीदार जो राज्यसभा सदस्य मध्य प्रदेश की, उनको भी वहां पर रखा हुआ था, क्योंकि ओबीसी बहुल एरिया भी है और महिला होने के कारण एक उनको वो भी था। लगातार इन लोगों ने काम किया, लेकिन विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए, तो उसमें बीजेपी को वो सफलता नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद करते थे। अपनी बैठकों में अमित शाह कहते रहे कि हर हाल में छिंदवाड़ा जीतना है। अब देखिए, अमित शाह ने जब भी कहा मध्य प्रदेश की बात की, तो 29 की 29 सीट जीतने के साथ वो कहते थे इस बार छिंदवाड़ा जीतना है, नाम लेकर उस कोट करके कहते थे। तो इतनी तैयारी बीजेपी ने की। फिर एक आश्चर्य का विषय जरूर यहाँ पे होता है कि आप इतनी तैयारी करें तो कोई बड़ा चेहरा क्यों नहीं उतार रहे हैं, जबकि आपकी बैठक में नाम आया कि शिवराज सिंह चौहान को वहां से लड़ाया जा सकता है, वो जीत सकते हैं, और भी आपके पास कई कद्दावर नेता है मध्य प्रदेश में जिनको वहां से आप चाहें तो चुनौती। लेकिन बीजेपी का ये ट्रम्प कार्ड माने हैं बंटी साहू। बंटी साहू वो चेहरा है जो लगातार 2 बार, जैसा कि आपने बताया अभी, कमलनाथ से उपचुनाव में हारा, पहले फिर विधानसभा चुनाव हारा। वो जिला अध्यक्ष है, युवा नेता है, आर्थिक तौर पर सक्षम है, हर तरीके से वो एक सामान्य वर्ग का आता है, ओबीसी चेहरा है वहां पर। मसला यह है कि वहां की 3 सीटें ट्राइबल है। ट्राइबल चेहरा पिछली बार नत्थन शाह आजमाया था 2019 की लहर में, वो हार गए, बहुत करीबी से हारे थे कमलनाथ को से, नकुलनाथ से। लेकिन इस बार बीजेपी ने बंटी साहू पर दांव खेला है। वो बंटी साहू जो छिंदवाड़ा का चर्चित चेहरा है, जिला अध्यक्ष भी उसको आपने बनाया हारने के बावजूद, तो वो स्वाभाविक तौर पर, ये जैसे हमने नरोत्तम मिश्रा वाला चुनाव को देखते हैं, दतिया में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ राजेंद्र भारती जो लगातार 3 चुनाव हारे, उसके बाद राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को हरा दिया, जबकि ऐसा माना जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा वहां पर अपराजय हो चुके हैं, बहुत काम कराया। बिल्कुल वही ट्रम्प कार्ड यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि बंटी साहू 2 बार हारने के बाद एक तो सिंपैथी उसके प्रति आएगी, युवा उसके साथ हैं, दूसरा बीजेपी का पूरा जो कैडर मैनेजमेंट, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि चूंकि अमित शाह की टास्क की सीट है, तो रणनीति बीजेपी ने काफी सोच समझकर बनाई, और बंटी साहू एक अच्छा चेहरा हो सकता है वहां। बिल्कुल, आपने कहा बंटी साहब अच्छे चेहरे, लेकिन प्रभु भाई एक सबसे खास बात यह है कि एक तो वो आदिवासी बहुल इलाका है, आपने जैसा कहा, ये अकेले गिरिराज सिंह ने और प्रहलाद पटेल ने बहुत लंबे वक्त तक, 2 साल के लगभग तक आपने कहा भी कि वहां कोशिश की गई और उसको टास्क पे, एक राडार पे लिया गया था। लेकिन जो एक तो अभी उम्मीदवार बंटी साहू, जो आप नो डाउट कि संगठन बीजेपी का, वो कहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में और कमल लड़ रहा है, देश में कमल लड़ रहा है और कोई नहीं है, सारे लोग हैं, लेकिन तुलनात्मक तौर पर क्यों नहीं बड़े चेहरे पर दांव? क्योंकि इसलिए मैं सवाल करने जा रहा हूं, अक्सर यह देखा गया है कि हम जो छिंदवाड़ा की जब बात करते हैं, छिंदवाड़ा में ऐसा आरोप भी लगे कि यहां कोई फिक्सिंग है, कि एक ऐसा अवसर आता है जब कमलनाथ को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है 2018 में, तो वे वहां की सातों सीटें जीत लेते हैं। फिर जब 2023 होता है, फिर कमलनाथ मुख्यमंत्री पद का चेहरा होते हैं कांग्रेस का, फिर सातों सीटें जीत लेते हैं। अगर हम उसके नेपथ्य में जाएं, उसके पहले जाएं, अगर 2018 के पहले जाएं, तो 13 देख लीजिए, उसके पहले 8 देख लीजिए, उसके पहले 3 देख लीजिए, और भी 80 से उनका वहां दबदबा है, लेकिन वो विधानसभा चुनाव में नहीं जीत पाते हैं। तो ये क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वही जो फिक्सिंग दिखती थी कि लोकसभा में वो जीत जाया करते हैं? कैसे? क्योंकि आपका बड़ा दीर्घ अनुभव है, आपने बहुत रिपोर्ट किया है, इन जो आरोप हैं या ये जो इक्वेशंस हैं, इसको कैसे देखते हैं? इस पे आपकी प्रतिक्रिया है प्रभु भाई? बिल्कुल संजय जी, बीजेपी के अंदर खाने की जो चर्चा है, जो नेता आपसी बातचीत में कहते हैं, वो यही कहते हैं कमलनाथ वहां पर जो है समझौते से चुनाव जीतते हैं, हमेशा जो है तालमेल वहां पे हो जाता है। हमने एक मंत्री थे मध्य प्रदेश सरकार में, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन बिल्कुल वो मंत्री कहा करते थे कि विधानसभा चुनाव में कमलनाथ हमको हर तरीके से मदद करते हैं, लोकसभा चुनाव में हम उनकी मदद करते हैं। ये एक संतुलन की जो राजनीति छिंदवाड़ा में कमलनाथ की रही शुरू से, उसका फायदा हमेशा बीजेपी को या कमलनाथ को मिलता रहा। दोनों अपने अपने हिसाब से विधानसभा चुनाव में बीजेपी उठा लेती थी, लोकसभा चुनाव में कमलनाथ।
पिछले बार यदि हम देखें 18 में तो कांग्रेस ने जो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को बनाया, एक हवा चली कमलनाथ जो है मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो वो जो संतुलन होता था, वो जो जिस तरीके का सीटों का गिव एंड टेक आप उसको कैसे भी ले सकते हैं, वो नहीं हुआ। पूरी तरह कमलनाथ के समर्थन में गया। इस बार भी कमलनाथ चूंकि फिर से सीएम फेस थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो इस बार भी वही हुआ, 7 सीटें वो जीत गए। बीजेपी की पूरी ताकत लगाने के बावजूद तो आप यहाँ मान के चल सकते हैं कि चाहे नत्थन साह हो, जिनको इस पर उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में भी बनाया था, या और भी जो चेहरे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान की नजर में वहां जो संतुलन साध लिया जाता है, जो समझौता हो जाता है, उससे बचने की कोशिश है। और बंटी साहू जैसे एग्रेसिव व्यक्ति पर उन्होंने भरोसा किया, बाकी किसी और की तुलना में बड़े नेता को भी वहां पर उतारेंगे तो लगभग यही स्थिति होगी। 2019 की आपने बात की, 2019 के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान की सभा थी, दिन दहाड़े सभा हो रही थी शाम के वक्त। कलेक्टर के लेकर शिवराज सिंह चौहान ने अपने पूरे राजनीतिक कार्यकाल में, मुख्यमंत्री के तौर पर जो कार्यकाल है, पहली बार उन्होंने इतने कड़े शब्दों का प्रयोग किया जो पहले कभी नहीं किया था। कांग्रेस ने उसको मुद्दा बनाया। उसके बाद की चुनावी सभाएं उनकी हो नहीं पाई, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर उतारने को लेकर कुछ मसला था उनका, परमिशन को लेके। हम और 2014 में जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। केवल एक सीट जो उन्होंने छोड़ी 29 में से, वो थी छिंदवाड़ा, जहां पर बीजेपी का मंच सज चुका था, तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन प्रधानमंत्री वहां सभा करने नहीं आए। 14 में बीजेपी ने जीती थी 27 सीटें, 19 में बीजेपी ने जीती 28 सीटें। छिंदवाड़ा इस बार भी बीजेपी नहीं जीत पाई। अब उनने अपने रडार पर रखा है, हर हाल में कसम खाई है कि छिंदवाड़ा जीतना है। और ये छिंदवाड़ा जीतने की कसम के साथ एक मसला वो भी है संजय भाई, जो भी आपने जिक्र किया था कि कमलनाथ के बीजेपी में आने की सुगबुगाहट चली, उनने अपनी डीपी बदल ली, उनने अपने घर का झंडा बदल लिया, बयान नहीं दिया, रिएक्शन नहीं आया। उनके समर्थकों ने कहा कि भाई यहाँ पे कमलनाथ जी का बड़ा अपमान हुआ है, इसलिए तो अब जो कदम उठाएंगे हम उनके साथ हैं। 2 दिन बाद वही समर्थकों का बयान आया कि कमलनाथ जी नहीं जा रहे हैं, ये अफवाह फैलाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, ये तमाम कयास। लेकिन ये जो 2 दिन, जो 48 घंटे का जो समय गुजरा, उसने कमलनाथ को भारी डैमेज किया है। चाहे नकुल नाथ हो या कमलनाथ हो, उनकी छवि को बड़ा डैमेज किया। इसीलिए आप देखिए कि कमलनाथ समर्थक जो पूर्व विधायक हैं चौराई के, गंभीर सिंह, वो बीजेपी ज्वाइन कर गए। जबकि यदि उनके क्षेत्र का मामला है, यदि कमलनाथ की इज्जत का सवाल है, उनके भविष्य की राजनीति का सवाल है, तो वहां का कोई व्यक्ति कमलनाथ से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छिंदवाड़ा वो है जहां 40 साल से कमलनाथ ही कमलनाथ है। मैं मुझे एक वही वाकया वही याद, सवाल मैं वही सवाल पूछने वाला था कि जब सब कुछ कमलनाथ नहीं अगर हो पाया जैसा है, तो 7 पार्षदों का, मैं देखिए सरकार तो कमलनाथ है, छिंदवाड़ा में तो आज भी सरकार वही है। आप जी अभी अभी हाल ही में पिछले 1 हफ्ते पहले वहां नगर निगम जो कांग्रेस की है, उसके 7 पार्षदों का टूट जाना, आपने एक नाम अभी लिया पूर्व विधायक का, उसके अलावा कई पदाधिकारी प्रदेश स्तर के टूटे, और भी लोग टूटे। तो क्या कमलनाथ के रहते हुए इन लोगों का चले जाना, टूटना, या बीजेपी द्वारा तोड़ लेना, इसे कैसे देखते हैं? वो थोड़ा सा और आप जो बता रहे थे उसी में ऐड ऑन कीजिएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल संजय भाई, जो परसेप्शन बनता हुआ दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कमलनाथ और बीजेपी के बीच जो अभी तक जो सत्ता संतुलन एक साधा जाता था कमलनाथ के पक्ष में लोकसभा के लिए या नकुलनाथ के पक्ष में, ऐसा लगता है कि इस बार वो सत्ता संतुलन जो है बीजेपी के पक्ष में सत्ता हुआ दिखाई दे रहा है। कारण कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने जो जिक्र किया 2-7 पार्षद जाना, क्योंकि सरकार होने के बावजूद, पूरी ताकत लगाने के बावजूद मेयर अपना ले आए थे, और ऐसे व्यक्ति को लाए थे जो अपने आप में एक मिसाल है देश में, जो बिल्कुल। घास काटने वाला, बिल्कुल कभी बहुत बहुत राजनीति बहुत में नहीं साधारण रहा, मजदूर किस्म का, जी बिल्कुल। साधारण मजदूर किसका आदमी को मेयर ले आए। विधायक को अपने पूरे जिता लेते हैं, फिर भी उनके लोग यदि जा रहे, छिटक रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वहां पर हाजिरी तो बजी रही है, सहमति कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दिखती है। आप आज ही की घटना देख लीजिए, कमलनाथ के खास सिपह सलाह रहे सैयद जाफर, आप हम सब ने उनको बहुत देखा, टीवी चैनलों पे देखा, बयान देते हैं, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भी हैं वो। आज मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश कांग्रेस में या कहे देश की कांग्रेस में पहले नेता ऐसे दिखाई दे रहे जो सीए की इतनी तगड़ी हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि 5-6 ट्वीट सीए के पक्ष में किए। वो मुस्लिम लीग और केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं कि ये सीए को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, देश के मुसलमानों का सीए से कोई नुकसान नहीं है। जबकि इंडिया गठबंधन हो या कांग्रेस हो, तमाम दलों की राजनीति ये कह रही है कि सीए के खिलाफ वो बात कर रहे हैं। वो बिल्कुल ये बिल्कुल। आंकड़े नहीं बता रहे हैं सीए से किसका फायदा होगा, सीए से वो जो मुसलमानों को क्या नुकसान हो सकता है, ये इलेबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर उन्हीं का खास आदमी कमलनाथ का, जो बिल्कुल खास समर्थक है सैयद जाफर, जिसको कमलनाथ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बनने के पहले शायद हम लोग कोई नहीं जानते नहीं थे। जानते, नहीं जानते।
वो व्यक्ति आज यदि खुलकर साथ आ रहा है, वो भी तब जब चुनाव इतना करीब आ चुका है सब चीज़ें, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो वहाँ पर ऐसा है जो दिख नहीं रहा है। लेकिन धुआँ जो है बराबर उठता हुआ दिख रहा है। वही एक चीज और बताइए, जो जिस तरीके से कमलनाथ नकुलनाथ का भारतीय जनता पार्टी में जाने की सुगबुगाहट छिड़ी, फिर जो एक पूरा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ छिंदवाड़ा में, फिर वो दिल्ली शिफ्ट हुआ और फिर कमलनाथ ने कहा जाऊंगा तो बताऊंगा। अब उन्होंने बाद में सब ठीकरा फोड़ा कि ये तो मीडिया के दिमाग की उपज थी, बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स थी जिसने सब कुछ किया। क्योंकि आप बहुत नजदीक रहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, उसे कवर करते हैं, क्या निकल कर आता था इसमें? क्या ये सब कुछ हवा हवाई था कि कुछ कहीं कुछ चल रहा था? क्या आपके पास खबरें थी और क्या हकीकत उसके पीछे रही थी और क्यों ये सब कुछ टूट गया? क्या आपका उसको लेकर कहना संजीव भाई, आप हमने बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता की है। आप हम जानते हैं कि अफ़वाह जो उड़ती है, जब कोई सरफेस पर कोई खबर आती है, संभावना जताई जाती है, तो उसके पीछे कुछ न कुछ तो होता है। ज़ीरो नहीं होता है वो। कोई घर बैठे एकदम क्रिएट नहीं कर सकता पॉलिटिकल मामले में। वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो होता है, उसको कोई सूत्र बताता है, कोई कहीं से जानकारी आती है, वो कुछ अपनी आँखों से किसी को आते-जाते देखता है। उसके बाद वो परसेप्शन बनाता है, वो फेंकता है खबर अपनी, और वो कई बार सही होती है, कई बार गलत होती है, कई बार एकदम सूत्र ही हमको इस्तेमाल कर जाते हैं। लेकिन यहाँ इस पूरे मसले पे यदि ऐसा है, तो कमलनाथ की नाराज़गी, कमलनाथ के समर्थकों की उपेक्षा, नया नेतृत्व कांग्रेस में आना, क्योंकि कमलनाथ पहले कह चुके थे कि मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, मैं मध्य प्रदेश में रहूँगा। क्योंकि अब हम यदि देखते हैं दिल्ली की जो कांग्रेस की राजनीति में से कमलनाथ जी के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश, कोई बड़ा पद बचता नहीं है। है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा पद वो पहले ठुकरा चुके हैं, तो अब उनके लिए वैसा कुछ है नहीं, सरकार में है नहीं, तो फ्लोर मैनेजमेंट, लाइजनिंग जैसी कोई चीज़ अब वहाँ पर है नहीं। तो वो कमलनाथ जी की जो महारत है काम की, वो उसकी दिल्ली में उपयोगिता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में रह के यहाँ के बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश में अपना राजनीति करेंगे। लेकिन कमलनाथ जी को अचानक ही बिना उनकी मर्जी के या बिना सहमति के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, तो शायद नाराजगी की एक वजह ये दिखाई देती है वहाँ पर। उस पूरे मसले में कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो था, पकड़ा था। अब देखिए ना, आज ही बिल्कुल। पंकज संघवी, अंतर सिंह दरबार जैसे नेता जो है, वो भी बीजेपी में आ गए। तो लगातार कोई न कोई आता जा रहा है, तो दोनों पक्ष से बात हो रही है। बीजेपी उनको लाने का प्रयास नहीं, कर रही है, कुछ टुगल आ मैं रहा है। माफी चाहूंगा, बीच में आपको टोक रहा हूं मैं, इसलिए भी ये सवाल था। देखिए, कमलनाथ नकुलनाथ ने भले ही इनकार किया, लेकिन देखिए सज्जन सिंह वर्मा जो उनके दाहिने हाथ माने जाते हैं, उनका बयान आता है कि वो जहां जाएंगे हम जाएंगे। फिर आप दीपक सक्सेना, जिन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी 2018 में कमलनाथ के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद, उस बिल्कुल, सीट से उपचुनाव लड़ा गया था कमलनाथ के द्वारा, उन्होंने कहा था बहुत सारे ऐसे। और कमलनाथ की जो राजनीति करने की शैली है उसमें स्पष्ट है कि कोई भी उनके अधीन काम करने वाला कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, मंत्री, हमने सबने देखा है कि उसकी हैसियत नहीं है कि जब तक ऊपर से कोई इशारा ना हो तब तक कोई ना बोले। एक चीज, दूसरी चीज, नकुलनाथ अपने आप में इतने हैं कि वो जस्ट लाइक कमलनाथ की स्थिति में, उनके जो कमलनाथ के बरसों बरस के फॉलोअर्स हैं उनसे वो वैसे ही पेश आते हैं, नकुलनाथ भी, हमने उनको भी देखा है। तो इन सब का ये कह देना था कि वो तो उनकी उपेक्षा हुई, उनका अनादर हुआ, सबने बड़े खुल खुल कर कहा था। और जो आपने बात जिक्र किया एक्स से, जो उन्होंने अपना वो बायो से हटा लिया था नकुल ने, उनके कई और भी बिल्कुल। समर्थकों ने हटा लिया था। तो बात तो थी कहीं ना कुछ तो था, और कहीं सिलसिला टूट गया और कमलनाथ शायद जल्दबाजी कर गए, ऐसा भी कुछ देखा गया, माना गया, और आज उसका नुकसान आप होने जा रहा है। तो क्या आप उस पर क्या प्रतिक्रिया है जो ये बोले थे सबको? बिल्कुल, देखिए आपने जो अच्छा कहा, सज्जन सिंह वर्मा दिग्विजय सिंह के खिलाफ तो बोल सकते हैं, अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में, लेकिन कमलनाथ के खिलाफ या कमलनाथ की मर्जी के खिलाफ वो कभी कुछ नहीं बोले। यदि वो सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं, दीपक सक्सेना कह रहे हैं कि साहब जहाँ जाएँगे हम वहाँ जाएँगे, अपमान हुआ है उनका अपनी पार्टी में, तो निश्चित तौर पर अंदर कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। अब वो खिचड़ी जल गई या खिचड़ी बट नहीं पाई सब में, जो भी रहा हो मसला, क्योंकि हो सकता है कि सिंधिया जिस तरीके से आए थे, मतलब हकीकत अपने को नहीं पता, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है इसमें कि क्या सिंधिया जिस तरीके से, दिल्ली से देखते थे बात, दिल्ली की से थी कि मध्य प्रदेश भी कुछ इसमें शामिल था? ये जो दल बदल की जो संभावनाएं बनी थी, आपकी क्या सूचनाएं क्या थी? हम अब तो सब चीजें बात संजू की भाई बात कमलनाथ जी बात यहाँ कर रहे हैं तो बात हो जाए। जी, संजू भाई कमलनाथ जी एक बयान दैनिक भास्कर अखबार को देकर गए थे। उसके बाद वो दिल्ली चले गए थे, वहाँ झंडा बदला था, तो निश्चित तौर पर दिल्ली से और अमित शाह का एक बैठक की बयान जो खबरों पे आया था कि आप तो पंच सरपंच से लेकर नीचे तक के लोगों को लेकर आइए, बड़े नेताओं को तो हम ले आएंगे, उनको आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए।
तो निश्चित मान के चलिए कि जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने का दिल्ली से रचा गया था, उसी तरीके से कमलनाथ का मसले में भी दिल्ली पे ही लेवल पे बात हुई होगी। क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में कमलनाथ का वो कद है, जो प्रदेश के किसी भी नेता से वो इस मसले पे बात नहीं करेंगे, वो फिर केंद्रीय नेतृत्व से ही बात करके आएँगे और हो सकता है वो बहुत जैसे सिंधिया आए थे 20-22 लोगों को लेकर अपने साथ, हो सकता है इस तरीके का कुछ वो चाह रहे हों। हो सकता है वो कुछ अपने लोगों के लिए कोई पद चाह रहे हो, मंत्री पद चाह रहे हो, जिस पे समझौता नहीं हो पाया, वजह शायद ये हो सकती है। तो फाइनली ये माना जाए कि अपने पाले में गोल कर लिया कमलनाथ नकुलनाथ ने, ऐसी स्थिति तो हो ही गई शायद। अभी तो ऐसा दिख रहा है संजू भाई, अब चुनाव है, अब देखिए अलकानाथ जी चुनाव प्रचार में आ रही है, ऐसी खबर आ रही है। कमलनाथ जी की बहू और नकुलनाथ की पत्नी प्रिया नाथ, वो जो है गेहूं की फसल काटने लोगों के बीच में पहुंच रही हैं। तो निश्चित तौर पर जो चुनावी फसल काटने का जो मामला है, तो निश्चित तौर पर वो एक दांव तो फेल हो गया। तो अब जो है अपनी साख बचाने, अपना अस्तित्व बचाने के लिए, वो फसल काटने के लिए पूरा परिवार मैदान में आ रहा है और ये देखना ये होगा कि वो कितना सफल होता है बीजेपी की रणनीति के सामने और बीजेपी कितनी सफल होती है अपनी पूरी टीम, बूथ मैनेजमेंट को लेकर। कमलनाथ का जो वहाँ पर जो परचम है, जो कमलनाथ का घर-घर संपर्क है, कमलनाथ का जो हर व्यक्ति से जुड़ाव जो है, भले व्यक्ति मिला हो या ना मिला हो, तो उसको काटने में ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अंतिम सवाल करूंगा प्रभु भाई, क्योंकि आप एक एक सीट पे निगाह रखते हैं, नजर रखते हैं। सवाल थोड़ा सा जल्दी होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी जो कांग्रेस है उसके 18 उम्मीदवार सामने आना है, सपा को अपना प्रत्याशी खजुराहो देना है, लेकिन हालात बहुत साफ हैं, बहुत कोई ऐसी कितने प्रत्याशी आ जाए, कोई भी आ जाए, बहुत ज्यादा गुंजाइश बचती नहीं। तो हम अगर 29-0 का जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, क्या देखते हैं आप? क्या मध्य प्रदेश 29-0 जैसे हालात बन चुके हैं उसमें कहीं कामयाब होगी, कि कहीं कुछ कांग्रेस के लिए आप संभावनाएं देख रहे हैं? संजय भाई, कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा संभावनाएं तो है नहीं। 2009 में ही 12 सीटें जीते थे, ना तो उसके पहले उतनी जीत पाए मध्य प्रदेश जब अलग हुआ छत्तीसगढ़ से तब से, ना उसके बाद। लेकिन 2-3 सीट, 4 सीट इस स्थिति में कांग्रेस पहुंच सकती थी या पहुंच सकती है। 1-2 सीटें बढ़ सकती हैं या घट, हो सकता है 29-0 हो जाए। लेकिन बीजेपी की तारीफ करनी होगी कि आप देखिए कि पूरे देश में माहौल है कि बीजेपी 370 से ज्यादा सीटें जीत रही है, 400 पार एनडीए आ रही है, हर बूथ पर वोट बढ़ाने के लिए लक्ष्य दिया है उन्होंने। विधानसभा के नतीजे मध्य प्रदेश में बीजेपी की अपेक्षा से ज्यादा बेहतर आए हैं। उनका बूथ मैनेजमेंट का जो पूरा मैकेनिज्म है वो सर्टिफाइड हो गया है इस विधानसभा चुनाव में। तमाम टीम लगी हुई है। उसके बावजूद बीजेपी एक-एक प्रत्याशी सोच समझ कर उतार रही है। अपनी पूरी पार्टी को बीजेपी रोज नया काम दे रही है, उसको नीचे तक उतार रही है। बड़े नेताओं को गाँव में रुकने के लिए भेज रही है। तो ये जो बीजेपी है कहीं कोई चूक नहीं चाह रही है, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी को एक डपका तो रहेगा कि हो सकता है धार में हो जाए डपका, इसलिए उनको वहां पर उम्मीदवार बदलना पड़ा। हो सकता है रतलाम में हो जाए, क्योंकि रतलाम में जो जीएस डामोर को हटाया है, टिकट काटा है, वो अधिकारी थे, फर्स्ट क्लास ऑफिसर थे, उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी थी। अचानक उनको रिटायरमेंट के बाद बीजेपी ने पहले विधानसभा का टिकट दिया, वो विधायक बन गए। उन्होंने कांतिलाल भूरिया के बेटे को हराया, विक्रांत भूरिया को। उसके बाद 4 महीने बाद उनको लोकसभा चुनाव लड़ा दिया, उन्होंने कांतिलाल भूरिया को हरा दिया। ऐसे व्यक्ति को जो पिता पुत्र दोनों को हरा चुका है, जिसने काम भी किया उस क्षेत्र में, आप उसका टिकट काट देते हैं, तो इसका मतलब कि आपके कहीं न कहीं मन में, कहीं न कहीं पूरी इतनी तैयारी, पूरा इतना माहौल मोदी में होने के बावजूद के मन में कहीं न कहीं भय तोड़ तो है फोड़ जो मध्य आप कर प्रदेश रहे में। हो, एक एक आदमी को ला रहे हो जगह जगह से, आप किसी बिल्कुल, को कहीं छोड़ नहीं, इंदौर जैसी कहीं जगह नहीं जब छोड़ रहे। 5 लाख 5.5 लाख से जीतती, वहां से भी आप लेके आ रहे हो, तो जो बीजेपी की रणनीति फुल प्रूफ दिखती है ऐसी। संजय जी, आपको याद होगा भागीरथ प्रसाद का चेहरा याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस आखिरी ने समय में कांग्रेस ने बीजेपी को कांग्रेस ने गोद में कांग्रेस जा ने बैठे थे। रात को उनको कैंडिडेट डिक्लेयर किया और अगले दिन बिल्कुल। सुबह बीजेपी ने अपने पास ले आई। तो बीजेपी ये गेम भी कर सकती है। यदि उसको लगता है कि कोई सीट पे वो कमजोर है, तो कहीं भी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उनके पास संसाधन है, सत्ता में दिख रहे हैं वो आने वाले, और सबको राजनीति करनी है। मध्य प्रदेश के साथ ये स्थिति ये है, पलायन यहाँ ज्यादा ऐसा दिख रहा है बड़े नेताओं का, क्योंकि आप 20 साल का जो अरसा गुजरा है उसमें 15 महीने को छोड़ दीजिए तो पूरे समय बीजेपी की सरकार रही। तो जिसको राजनीति करनी है, अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना है, कुछ काम कराना है, सड़क नाली ही बनवानी है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो नेतागिरी उसके लिए बची नहीं है अब कांग्रेस में। तो उसके लिए तो यही है कि भाई उसी धारा में बहो आप, थोड़ा बहुत काम तो होता रहे, कभी अवसर मिलेगा तो देखेंगे। ध्रुव भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे 4 PM के दर्शकों को, खासकर जो छिंदवाड़ा को लेकर जो हालात हैं उसकी बहुत स्पष्ट सी तस्वीर आपने सामने रखी, और साथ साथ
प्रदेश में जो संभावनाएं बनती दिखती हैं उस पे आपने रोशनी डाली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रभु पटेरिया जी, जिनका साफ कहना है कि भले ही बीजेपी को चांसेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कोई कोर और कसर अपने अभियान को पूरा करने के लिए नहीं छोड़ रही है। तमाम साम नाम दंड भेद के साथ साथ हर स्तर पर कोशिशें जारी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 29-0 पर मुकाबला छूटेगा, इसकी संभावनाएं अभी तो प्रभु पटेरिया जी नहीं देख रहे। उन्होंने एक ये भी बड़ी दिलचस्प सी बात कह दी है जो 4 PM के दर्शकों तक पहुंचाई उन्होंने, कि वो जो एक कांड हुआ था मध्य प्रदेश में कि डॉक्टर भागीरथ प्रसाद कांग्रेस के प्रत्याशी भिंड से बनाए गए थे और टिकट मिलने के बाद अंतिम समय में उन्होंने पाला बदल लिया था, बीजेपी की गोद में जा बैठे थे और बीजेपी ने उस भिंड से उन्हें टिकट दे दिया था, अपना उम्मीदवार बदल दिया था। तो वैसा कुछ भी अभी संभावित है। तो देखिए, राजनीति है, क्या रंग आगे लाती है, हम जो होगा आप तक पहुंचाएंगे। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नई चर्चा, नए मसले के साथ, नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।